है आपका हमारे खास शो वोट फॉर गुड में। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। यूपी विधानसभा चुनाव में 4 चरण की वोटिंग के बाद अब सियासी दलों का फोकस पूरी तरीके से पूर्वांचल है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां पर 5वें चरण का मतदान हुआ। सियासी समीकरण साधने के लिए हर बड़ा नेता यूपी के अलग अलग जिलों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की बची हुई सीटों पर सियासी दल पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। 3 और 7 मार्च की तारीखें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि इन दोनों दिन होगी वोटिंग। उससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती हैं तमाम पार्टियां। सियासी पंडितों का यह मानना है कि छोटे दलों और जातीय समीकरण साधकर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल का किला फतह करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं योगी और मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी पूर्वांचल में एक बार फिर से भगवा लहराने की कोशिश में है। चारों तरफ हमें मैदान में लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो मार्च महीने के अंत से तापमान बढ़ने लगता है, माहौल में गर्मी महसूस होने लगती है, लेकिन यूपी के पूर्वांचल में इस बार मार्च के पहले ही हफ्ते से पारा चढ़ने लगेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। माहौल में सियासत की गर्मी अभी से देखी जा रही है। 3 मार्च और 7 मार्च को छठे और 7वें चरण के लिए मतदान होना है। जाहिर है सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं प्रचार के प्रहार से बाजी पलटने के लिए। कभी पिछड़ेपन और जातीय गणित में उलझा रहने वाला पूर्वांचल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाला मजबूत गढ़ माना जाता है। वाराणसी से मोदी के सांसद होने और गोरखपुर से योगी के होने से 5 साल पहले के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस इलाके से सपा और बसपा दोनों को उखाड़ फेंका था। 6वें चरण में 3 मार्च को पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होने वाला है। कुल 676 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे और इनकी किस्मत का बटन 3 मार्च को जनता दबाने वाली है। इनमें से 27% यानी 182 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 151 उम्मीदवार तो पुलिस रिकॉर्ड में हत्या, रेप, जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के मुलजिम है। छठे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर शामिल है। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में विपक्ष का सफाया कर दिया था और उसी जीत को दोहराने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से चुनावी मैदान में उतरे हैं। धर्मशालाओं में रूम नहीं मिलता था, कोई सरकारी प्रतिष्ठान में गोरखपुर का नाम आता था और चिल्लू पार्क का नाम आता था तो लोग पहले बाहर कर देते थे। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के सियासी समीकरण साधने के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत की है और इसके लिए उन्होंने दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को साथ ही लिया है, तो जातीय आधार वाले दलों के साथ गठबंधन किया है। कि रात में उठ करके फिर वो धुआं मांगते हैं, नींद नहीं आ रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये गठबंधन और जातीय समीकरण अखिलेश को सत्ता दिला पाएंगे और पूर्वांचल की सियासी सड़क पर साइकिल दौड़ा पाएंगे? हो गई कि नहीं हो गई? वैसे सियासी पंडित कह रहे हैं कि राज्य अभिषेक के लिए पूर्वांचल से ही लखनऊ तक का सफर तय किया जा सकता है। लिहाजा आने वाले दोनों चरण के चुनाव यूपी चुनाव में सत्ता की दशा और दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। जिस इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर की चपेट में आकर के समय काल कलवित होते थे, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। के बाद वो संवेदना देखने को मिली थी जब आपके नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान में हर गरीब के घर में एक शौचालय देने का काम हुआ।
तो अब यूपी में लड़ाई पूर्वांचल की है। आज सीएम योगी गोरखपुर और देवरिया में प्रचार अभियान पर हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जनसभाएं कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में वो पहुंचे और उन्हें करारा जवाब दिया। कहां जाता था ये पैसा? ये राशन कहां जाता था? यही राशन इनके इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के यहां, उनके इत्र वाले मित्र के यहां। और जब इत्र वाला मित्र गरीबों का खाएगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो हम बुरा कर रहे हैं क्या? अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता? एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ, ये बीजेपी की हालत हो गई। जब से जनता ने इनकी खड़ी की है खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया के नहीं हो। बताओ आप। तो बयानों के तीर और भी तीखे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि छठे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में भी चुनाव होने वाला है। वैसे तो जिले में 9 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन सबकी नजरें हॉट सीट गोरखपुर सदर पर रहने वाली है, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में खुद सीएम योगी हैं। कैसा है चुनावी माहौल? गोरखपुर और पूर्वांचल में जीत को लेकर बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है? इस पर बात की हमने गोरखपुर से सांसद रवि किशन से। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के छठे चरण में गोरखपुर की लड़ाई बीजेपी के लिए साख का सवाल है। तो समाजवादी पार्टी यहां कब्जा करने के लिए तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन है। रवि किशन जी, 9 सीटों का दारोमदार है। इस बार मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार जोरों पर है। क्या उम्मीद है? 9 की 9 आ रही हैं? 9 की 9। पिछली बार हम लोगों से 1 सीट की चूक हो गई थी, लेकिन इस बार हम लोग 9 की 9 सीट जीत रहे हैं और जनता जितवा रही है। विकास के कार्यों को, सुरक्षा व्यवस्था पर, गरीब गुरबा को जो अनाज मिला है और महाराज जी की जो कानून व्यवस्था और प्रशासन चलाने की जो शैली है, उसके माध्यम से हमारे जितने युवा हैं, माता बहनें हैं, बाबा बच्चा लोग हैं, एक आज जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो पूरा आकर्षित है। जो पहली बार भी वोट कर रहे हैं वो भी माँ बहन बेटी बच्चा लोग हर परिवार से निकल के वोट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि राम मंदिर बन रहा है, अब राम राज्य लाना है, ये नारा अब सब जगह गूंज रहा है। और ये भगवाधारी वाला भी एक हम लोगों पर आरोप आया था सपा की पार्टी से, उनकी नेता ने कहा था। तो भगवाधारी के लिए जान लीजिए, मैं भी भगवाधारी हूँ। ये भगवाधारी 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में गरीबों को अनाज भी देते हैं। ये बुलडोजर भी चलाते हैं जो पापी लोग हैं, जिन लोगों ने अत्याचार किया, अत्याचार कर रहे हैं। ये भगवाधारी कोरोना में खड़े भी रहते हैं, कोई भी विरोधी पक्ष कभी खड़ा नहीं रहा। तो ये भगवाधारी रक्षा करते हैं राष्ट्र की भी, लोगों की भी, प्रदेश के भी, देश के भी। ये भगवाधारी समर्पित हैं भारत को, ये भगवाधारी समर्पित हैं राष्ट्र को, तिरंगे को। ब्राह्मण यादव ने एक बात कही थी कि गोरखपुर जाने में डर लगता है, व्यापारी की वहां हत्या हो जाती है, तो आम आदमी कैसे जाएगा? नहीं, उनकी सभा में थी, कोई भीड़ ही नहीं थी। उनकी सभा में लोग चिल्ला के बोल रहे थे, भले उनको बस पे चढ़ा हुआ देख रहे, अब लाइट लगा के कोई बस पे रहेगा तो कोई भी देखेगा इसे। लेकिन वहां उनसे पूछा जा रहा था, मैंने मीडिया के सवालों को देखा, सब कह रहे थे भैया भले इनके देखा था ही, सुना था ही, यहाँ तो माँ बाई, यहाँ तो महाराज जी, योगी बाबा के अलावा केहू के जुबान पर पूरे उत्तर प्रदेश में और कोई नाम नहीं है। यहाँ तो बाबा ही। ये 22 के खाई से छोड़ दो बबुआ, अरे ढूंढा दोसर काम, जनता के मन भाई गइल बा, अरे योगी जी के बोलो हर हर महादेव। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, यूक्रेन में जिस तरीके के हालात हैं, सरकार वहां से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वहां पे अभ्यर्थियों ने लेकर के आ रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार ने देर कर दी, एक्शन पहले होना चाहिए था। नहीं, सरकार ने एकदम सही वक्त पे, जैसे बच्चों की खबर आई, हमारी एयरक्राफ्ट का एयर स्पेस ही बंद कर दिया। विरोधियों को तो इसके अलावा कुछ नहीं, विरोधी रहते तो बच्चे हमारे कभी आ ही नहीं पाते। विपक्ष की पार्टी रहती तो कोरोना में देश बचता ही।
तो सांसद रवि किशन का क्या कुछ कहना है वो तो आपने सुना। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी दावा तो पूरी सीटों पर जीत का कर रही है, लेकिन छोटे और क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बेहद अहम होने वाली, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई अब शुरू होने वाली है। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि पूर्वांचल ही नहीं, पूरे यूपी में सपा और दूसरे विपक्षी साफ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अंतिम 2 चरण पूर्वांचल में होंगे और इस पूर्वांचल में बीजेपी के सहयोगी के तौर पर निषाद पार्टी पूरे दम से लड़े। हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी हैं। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में, चूंकि अब तो गोरखपुर का ही नंबर आ गया है, मुख्यमंत्री खुद सीट में लड़ रहे हैं, चिल्लू पार की लड़ाई लेकिन बड़ी मुश्किल होगी, वहाँ क्या होने वाला है? कहीं कोई मुश्किल नहीं है। जब जिस नाव पर निषाद खड़ा रहता है वो नाव कभी डूबने नहीं देता है। और 160 सीटें हैं जिसमें चिल्लू पार भी है, जहां हम लोग 50,000 60,000 वोट से ऊपर है। 2017 में सपा और कांग्रेस का बहुत बड़ा गठबंधन था, लेकिन डॉक्टर संजय चुनाव लड़ गए। देख लो, हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई, भाजपा माफ हो गई, सत्ता में आ गई। 2019 में सपा और बसपा का बहुत बड़ा गठबंधन था और निषाद डॉक्टर संजय और मछुआ समुदाय मोदी के साथ खड़ा हो गया। ऐतिहासिक जीत पूर्वांचल में मिली, क्योंकि यहाँ हजारों नदियां हैं, झीलें हैं और इसको सपा बसपा कांग्रेस ने सताया है। यादव कह रहे हैं कि उनके गठबंधन में ऊपी राजभर है और पिछड़ा इस बार इस कॉम्बिनेशन को देख रहा है। राजभर की भूमिका को क्या देख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के साथ में वो खड़े और पूर्वांचल में तो वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर बताते हैं। पहले तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी करने का नाम जो थम भर रहे हैं, 2014 से क्यों पिछड़े उनसे दूर हो गए? सत्ता में रहने के बाद पिछड़ों के नाम पर अगर 2 कानून भी बना देते तो आज उसको बोलना चाहिए, साहब पिछड़ों के बच्चों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मैंने 2 कानून बनाए, इसलिए हमें वोट दे दो। आज के दिन में राजभर भैया क्या कहेंगे? वो तो क्या बताया, जो उनका कौन शकुनी मामा सलाहकार हो गया कि कई 17-18 साल से राजनीति कर रहे थे, जमानत जब्त हो रही थी, मोदी जी के साथ आए, मंत्री बन गए, 4 सीटें जीते, फिर पागल बन गए, कोई फिर शकुनी मामा लग गया, फिर फोड़ ले गया। सुबह माननीय अखिलेश जी के यहाँ चाय पीते हैं, दोपहर जलेबी खाने दयाशंकर के यहाँ जाते हैं, भाजपा के यहाँ रात, तो उनका पाँव ही नहीं है। जिसके बाद 2019 में अलग से लड़ गए, देख लो सब जमानत जब्त हो गई। जब वोट ही नहीं है तो किस वोट से लड़ाई लड़ेगी? पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, सभी जाति धर्म के लिए हम कहते हैं 80% वोट हमारा है, 20 में बंटवारा। तो चुनाव में जीत का आशीर्वाद पाने के लिए नेताजी जनता दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। रैलियों, जनसभाओं और रोड शो के जरिए जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जीत पक्की हो जाए, इसके लिए भगवान के दरबार में भी हाजिरी लगाई जा रही है। देवरिया के रुद्रपुर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में इन दिनों नेताओं का तांता लगा है और आना जाना यहां पर सबसे ज्यादा हो गया है। वैसे तो यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हर चरण में नेताजी भगवान के चरणों में है। ये देवरिया का प्रसिद्ध दुग्धेश्वर महादेव मंदिर है। वैसे तो इस मंदिर में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन चुनावी माहौल के दौरान जनता से वोट का आशीर्वाद पाने के लिए नेताजी इन दिनों भोले बाबा का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देवरिया के पास एक जगह है रुद्रपुर। कहा यह जाता है यहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं और इसे लोग मिनी काशी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आसपास जितने गांव हैं वहाँ पर भगवान शिव के नाम से ही उनको जाना जाता है। और यहीं पर प्रसिद्ध धाम है दुग्धेश्वर महादेव, जिसके बारे में हजारों कहानियाँ हैं और यहाँ पर जब आप दर्शन करने आएंगे तो उसकी अनुभूति भी आपको हो जाएगी। लेकिन चुनावी मौसम चल रहा है, इसलिए चुनाव में तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीतने के लिए बाबा के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ता है वो पहले आकर बाबा के दर्शन करता है और दर्शन करने के बाद मन्नत मांगता है और फिर यहीं से प्रचार के लिए निकलता है। आने के लिए तो सब लोग आते ही हैं और इलेक्शन के टाइम तो ज़रूर आते हैं, क्योंकि जो लोग भी अभी तक जिन्होंने मन से माना है उनका यहाँ से विजय हुआ है। सब लोग अभी विजय याचना कामना लेके आते हैं और यहीं से जो है पर्चा दाखिला करके यहीं से जो है अपना पत्रक रख के और भगवान शिव जी के चरणों में और मन्नत जो मांगते हैं भगवान उनकी मन्नत पूरी करते हैं।
चुनाव लड़ने वाला हर प्रत्याशी नामांकन के बाद या नामांकन के पहले इस मंदिर में हाजिरी लगाने जरूर पहुंचता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ता, बस दिल में सच्ची श्रद्धा हो। सब लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं और पूरे दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। और यहाँ का बहुत बढ़िया शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ के हमारे यहाँ आते हैं लोग, नेताजी आते हैं, लोग आकर के चले जाते हैं, अपना दर्शन करके चले जाते हैं यहाँ से। सब कोई आता है, सब कोई भोलेनाथ से आशीर्वाद लेता है और आशीर्वाद लेके जाता है क्षेत्र में इनका। ऐसा कोई नहीं है, जनता पब्लिक हर कोई आता है इस क्षेत्र के। इस क्षेत्र के क्या दूर दूर से लोग भी आते हैं। सब जितने नेता उठते हैं लोग सब आते हैं, सब इनसे मांगते हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता ये भी है कि ये करीब 2000 साल से भी अधिक पुराना है। ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। मान्यता है कि जब इस शिवलिंग के बारे में उस समय के राजा को पता चला तो उन्होंने इसे निकलवाने के लिए खुदाई शुरू करवाई। शिवलिंग निकालने के लिए जितनी खुदाई की जाती रही, ये उतना ही नीचे जाता रहा, इसलिए ये शिवलिंग जमीन से काफी नीचे है और शिवलिंग के दर्शन के लिए 14 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। आप देखेंगे तो ज़मीन से करीब 14 फीट 14 सीढ़ियाँ नीचे हैं। और अगर आप इस शिवलिंग के दर्शन करना चाहेंगे तो ऊपर से नहीं, थोड़ा सा आपको जो है वो हाथ को इस तरीके से डालना पड़ेगा और अंदर हाथ डालने के बाद आपको शिवलिंग का स्पर्श जो है वो हो पाएगा और आप समझ पाएंगे किस तरीके से जो है वो भगवान शिव की ये अद्भुत लीला जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। मान्यता ये भी है कि राजा युद्ध में जाने से पहले भी यहाँ दर्शन करने आते थे। आज के दौर में चुनाव भी किसी युद्ध से कम नहीं है, इसलिए इस चुनावी युद्ध में उतरने वाला हर योद्धा बाबा के दरबार में जीत का आशीर्वाद जरूर लेने आता है। लोग दूर दराज से रुद्रपुर में इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कहा यह भी जाता है, पुराणों में इस बात का जिक्र किया गया है कि इसके स्पर्श मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चुनावी मौसम है, ऐसे में तमाम नेता इस समय तमाम प्रत्याशी आकर यहाँ के दर्शन कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि भगवान भोले का उन पर आशीर्वाद आए और चुनाव में उनकी जीत हो पाए। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, रुद्रपुर। काशी का व्यापार से प्राचीन काल से ही नाता रहा है। सिल्क के लिए बनारस हमेशा से दुनिया भर में फेमस रहा है। हर चुनाव में व्यापारियों को रिझाने की पूरी कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जाती है। ऐसे में इस बार भी होने वाले इन विधानसभा चुनावों में व्यापारियों की क्या कुछ राय है, उनका मत क्या है, वो क्या सोचते हैं और किस मुद्दे पर वोट करेंगे, ये हमने जानने की कोशिश की है। आपको दिखाते हैं। वाराणसी का सियासी मिजाज टटोलने के लिए हम निकले हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में हम जो वाराणसी का सिगरा इलाका है उसके गांधीनगर पार्क में आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, व्यापार कारोबार से जुड़े लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर चुनाव से पहले इनके मन में कौन से मुद्दे हावी हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, तो हम शुरुआत महिलाओं से ही करते हैं। यहाँ पर इस समय शाम के समय मौजूद हैं। मैम, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, आपके लिए कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे हमें ये आते हैं कि जैसे भी कोई भी स्कीम आती है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनता है, हम लोग का कोई घर का स्कीम है, हर चीज स्कीमें आती है, वो तो पता चलता है हमारे मोदी जी वो तो देते हैं, लेकिन बीच वाले कहाँ चला जाता है वो मुझे नहीं पता चलता है। तो यहाँ के जितने भी विधायक से मैं निवेदन करूंगी, अगर आप जीतते हो तो हम लोग को पहले हम लोग को सामने रखा जाए। जी, आप व्यापार से भी जुड़े हैं, कारोबार से भी जुड़े हैं। कोविड काल में कहा जा रहा है कि व्यापारियों को काफी दिक्कत हुई है, बिजनेस डाउन हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं आप क्या सोच रही हैं इस बारे में? क्या ये एक मुद्दा है आपके लिए? हाँ, ये मुद्दा तो है ही, हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। हम व्यापारी लोग हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब कोविड में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गए थे, इसलिए सरकार को थोड़ा टैक्स वगैरह में लगाम रखना चाहिए। जी, इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तमाम पार्टियों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं महिलाओं के लिए की हैं। इसके अलावा महंगाई का भी एक मुद्दा आ रहा है, महिला सुरक्षा भी एक इशू के तौर पर इस पूरे चुनाव के दौरान उसकी गूंज सुनाई दे रही है। आपको लगता है कि महिला के नाते आपके लिए कौन सा मुद्दा सबसे अहम है? सर, महिला सुरक्षा अहम है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई कम किया जाए। जो भी चीजें चल रही हैं वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग को प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो कि जन सुनवाई करे, ना कि सिर्फ वोट के समय दिखाई दे, वोट के बाद विलुप्त हो जाए। ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए और हम लोग
सरकार भी ऐसी चाहिए, जो भी योजनाएं ऊपर से पास हो वो महिलाओं तक और जो आम जनता है उन तक पहुंचनी चाहिए सारी। जी, कुछ यहाँ पर हमारे पुरुष साथी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग भी कारोबार से जुड़े हैं और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं। नौजवानों की अगर हम बात करें तो रोजगार का मुद्दा है, इसके अलावा उनके एम्प्लॉयमेंट का है कि स्वरोजगार हो, रोजगार हो, और ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? जैसे कि माननीय मोदी जी और योगी जी का काम चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। शिक्षा के रूप में हो या रोजगार के रूप में हो, बेरोजगारी पूरी खत्म हो चुकी है। शिक्षा युवाओं को अच्छे से मिल रही है और नौकरी भी अलग अलग। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। देखिए, विरोधियों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। कुछ भी अच्छा काम होगा विरोधी पहले खड़े हो जाते बोलने के लिए। उनका काम है कहना, उनको कहने दीजिए। जी, आप क्या सोचते हैं, आपके लिए कौन सा मुद्दा सबसे अहम रहेगा जब आप वोटिंग करने जाएंगे पोलिंग स्टेशन? हम लोग के लिए तो थोड़ा महंगाई कम हो और जीएसटी में भी कुछ हम लोग को छूट मिले, पेट्रोल के भी दाम कम हो। कई समस्याएं हैं हम लोग के साथ में। मैं सोचता हूँ कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सबसे अच्छे दो चीज पर ध्यान देना चाहिए। एक तो गैस हो गया और दूसरा पेट्रोल, जो व्यक्ति की जो है आम जिंदगी का जो है सबसे बड़ा पहलू है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उधर अयोध्या में राम मंदिर बना है और इधर और बहुत सारे भावनात्मक मुद्दे हैं, क्या इनकी कोई भूमिका है या फिर जनता अपने इश्यूज को लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, व्यापारी भाजपा के साथ थे और हैं, पर भाजपा ने व्यापारियों का ध्यान नहीं दिया। अब व्यापारी बहुत कष्ट में है और व्यापारी नाराज भी है, पर वो मोदी जी और योगी जी को देखकर और राष्ट्र को देखकर, अयोध्या जी को देखकर, बाबा विश्वनाथ जी को देखकर, हिंदुत्व को देखकर, विकास को देखकर वो मन बनाया है कि एक बार इन लोगों को और चांस दिया जाए और व्यापारियों की मांगे पूरी हों। व्यापारियों की बहुत सी मांगे हैं, जैसे इन्होंने जो आयुष्मान कार्ड यहाँ रखा है, उस आयुष्मान कार्ड से 5 लाख की छूट है, जबकि किसी प्रदेश में 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का आप इलाज फ्री में करा सकते हैं। तो ये क्यों नहीं दे सकते? बिजली ये फ्री नहीं देते, कोई दे रहा है तो आप क्यों नहीं देंगे? तो आपने आटा दे दिया, गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, गैस दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार है। व्यापारियों को आपने 2 लाख रुपए का ऋण देना चाहिए था बिना ब्याज के, वो नहीं दिया। व्यापारी कोविड की वजह से परेशान है। आज अगर व्यापारी न खड़े होते तो ये कोविड को संभाल नहीं पाते। हर प्रदेश में मुफ्त की घोषणाएं हो चुकी हैं, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री या वहाँ के नेता दे रहे हैं। अगर यहाँ पे यूपी वालों को भी मिल जाए तो क्या बुरा है, मिलना चाहिए। और आप वोट करने जाएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री आपको दिमाग में घूमेगी उस समय क्या घूमेगा ये तो नहीं बता सकते, मगर ये है कि हो सकता है घूम जाए हो सकता है घूम जाए। आप क्या सोचते हैं? मगर योगी मोदी को देख के दिमाग रुक भी जाए, महंगाई को थोड़ा सा, लेकिन लोग मजबूरी। आप क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम तो ये सोचा जाता है कि राष्ट्र हित, देश के हित के लिए जो अच्छा हो सके, जो सरकार अच्छा करे। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को चाहिए एक ऐसी सरकार जो अपराध मुक्त हो, हम स्वच्छंद तरीके से व्यापार कर सकें, जीविकोपार्जन कर सकें और समाज को लेकर आगे बढ़ सकें। मेरा सबसे अहम मुद्दा ये है कि हम लड़कियों को या औरतों को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहर हो, हम लोगों को वो रोजगार चाहिए। बहुत बड़ा इशू है। हमें सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब का रेट कम करना चाहिए। जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से हम लोग को काफी प्रॉब्लम्स मतलब शिकार करनी पड़ती है, तो इस चीज का ध्यान जाते हैं, तो बाकी सब सही है। चलिए, वोट फॉर गुड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। आजादी की नई उमंग,